मुट्ठी भर सेना, अकेला योद्धा, दुश्मन हजार, फिर भी खदेड़ी गई चक्रवर्ती दुश्मन सेना। जब सामने से चली चीरती चमकती गरजती वज्र जैसी तलवार, वह रणक्षेत्र में दुश्मन सेना पर कहर बनकर टूट रहा था। वह अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ दुश्मन की विशाल सेना को खदेड़ रहा था, किंतु उसके गढ़ में उसकी वीर गति की अफवाह पहुंच चुकी थी, जिसे सच मानकर उस गढ़पति की मां और पत्नी गढ़ पर आग लगा रही थी। जहां एक ओर रणभूमि में वह महान स्वाभिमानी योद्धा दुश्मन सेना को परास्त कर रहा था, वहीं दूसरी ओर हाय, उसके गढ़ में उसकी मृत्यु की झूठी अफवाह को सच मानकर उसकी मां और पत्नी अनेक छत्राणियों के साथ आग में कूदकर जौहर कर रही थी। फिर जो हुआ किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी, जिसे आप आगे इस कहानी में सुनने वाले हैं। दोस्तों, मैं इतिहास की इस वीर गाथा को और आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल खबर चक्र केसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उसे देख पाएं। ये सच्ची कहानी है स्वाभिमान की। ये कहानी है गढ़वाल के महान योद्धा कप्पू चौहान की, एक ऐसा वीर योद्धा जिसका नाम स्वाभिमान के लिए बड़े सम्मान से लिया जाता है, जो अजय पाल जैसे शक्तिशाली राजा के सामने झुका नहीं। मातृभूमि का एक ऐसा वीर पुत्र जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से स्वाभिमान का सिर भी सम्मान से ऊंचा कर दिया, जिसने अपना सिर कटाया लेकिन सिर झुकाया नहीं। आज हम उसके उप्पूगढ़ में जाएंगे और उसकी वीरता से भरी गाथा सुनाएंगे। साथ ही साथ 500 साल पुराने उप्पूगढ़ में शेष बचे अवशेषों को भी दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो आज इतिहास की ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां आज भी स्वाभिमान के अखंड दिए जलते हैं, अनेकों निशान मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ से उप्पूगढ़ तक जाने के लिए पैदल रास्ता है और यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उप्पूगढ़ है। आपको बता दें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टिहरी गढ़वाल के चंबा शहर से डोबरा चांटी वाली रोड पे आना पड़ेगा और डोबरा चांटी पुल, जो भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, उससे महज 3 किलोमीटर की दूरी पर उप्पूगढ़ है। आप यहाँ तक बेहद आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से उप्पूगढ़ तक जाने के लिए पक्का रास्ता बनाया गया है और एक पगडंडी नुमा ये रास्ता है। यहाँ पे रास्ता थोड़ा टूट रखा है, इसे हम बड़ी सावधानी से पार करेंगे और कुछ ही मिनटों में हम उप्पूगढ़ में पहुँच जाएंगे। वहाँ से हम चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ वहाँ पे जो कुछ भी हमें देखने को मिलेगा वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। वहाँ से डोबरा चांटी पुल, टिहरी झील और टिहरी डैम का दृश्य भी देखने को मिलेगा, जिसे आप बड़ी आसानी से देख पाओगे। दोस्तों, हम उप्पूगढ़ में पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पे भैरव का ये प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है और इसी मंदिर के पीछे यानी भलड्याना की तरफ उत्तर दिशा में कप्पू चौहान का घर था, महल था, जिसके अब बहुत कम अवशेष देखने को मिलते हैं। दक्षिण दिशा में कुछ औखलियां देखने को मिलती हैं और यहाँ पर अनेकों आकृति के नुकीले पत्थर भी देखने को मिलते हैं। उप्पूगढ़ एक बहुत ऊंचे टीले पर बना था, जिसके पश्चिमी दिशा से गढ़ुगाड़ की छोटी सी नदी और उत्तर दिशा से भागीरथी बहती थी। भागीरथी और गढ़ुगाड़ की नदी का जहाँ पर मिलन होता था, उसी के ठीक ऊपर टीले पर उप्पूगढ़ स्थित था। अब उप्पूगढ़ में सिर्फ भूमि देखने को मिलती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्राचीन भवन नहीं है। कभी भागीरथी बहती थी, बल खाती थी इस घाटी में, आज डैम से झील बनी है, वीरों की इस माटी में, वीरों की इस माटी में। दोस्तों, उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान की इस मूर्ति को देख करके स्वाभिमान की एक अलग ही लहर हृदय में उठ जाती है। यह मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसी स्मृति है जिससे हम 500 साल पहले के उस महान योद्धा को याद करते हैं और इसी मूर्ति में उनका प्रतिबिंब देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उप्पूगढ़ में स्थित कप्पू चौहान की इस मूर्ति का अनावरण 1997 ईस्वी में तत्कालीन विधायक लाखीराम जोशी जी के द्वारा किया गया था।
इसके संरक्षक खेम सिंह चौहान जी हैं, जो उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान के वंशज भी हैं। वे तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख थे। उनके द्वारा यहाँ पर काफी कुछ किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से ये नाकाफी था और आज भी उप्पूगढ़ की यही स्थिति है। यहाँ पर आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, उप्पूगढ़ ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से भारत का सबसे लंबा झूला पुल डोबरा चांठी पुल, भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध, विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील एक साथ नजर आते हैं। यहाँ से चारों तरफ का दृश्य देखने लायक है। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं 500 साल पहले के उस इतिहास पर, उप्पूगढ़ के उस जौहर पर और राजा अजयपाल के साथ कप्पू चौहान के उस भीषण युद्ध पर। आइए इस गाथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उप्पूगढ़ की ये दास्तां गढ़नरेश अजयपाल के बिना अधूरी है, इसलिए अजयपाल के बारे में जानना भी जरूरी है, जिसके लिए हमें संक्षेप में गढ़वाल के इतिहास पर नजर डालनी होगी। दोस्तों, गढ़वाल का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही गौरवशाली भी। राजा कनकपाल से लेकर के राजा मानवेंद्र शाह तक कुल 60 पीढ़ियों ने गढ़वाल पर राज किया। दोस्तों, सन 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ के गढ़पति राजा भानु प्रताप ने मालवा मध्य प्रदेश से तीर्थ यात्रा पर आए राजकुमार कनकपाल से अपनी इकलौती पुत्री का विवाह करके उन्हें राजपाट सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। बताया जाता है कि राजा भानु प्रताप राजकुमार कनकपाल की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके मुरीद हो गए थे। राजा कनकपाल के 37वें वंशज राजा अजयपाल हुए। राजा अजयपाल ने ही गढ़वाल की स्थापना की थी, जिस कारण से उन्हें गढ़पाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि राजा अजयपाल ने ही पंवार वंश की स्थापना की थी, जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि राजा कनकपाल के 24वें वंशज राजा सोमपाल के द्वारा पंवार वंश की नींव रखी गई थी। राजा अजयपाल पाल, परमार या पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। वे अनंतपाल के पुत्र थे। राजा अजयपाल का राज तिलक 1490 ईस्वी के लगभग हुआ था। उसी वर्ष कत्यूरी अथवा कुमाऊनी राजा कीर्तिचंद ने उन पर आक्रमण किया, जिसमें राजा अजयपाल की हार हुई। किंतु अगले ही वर्ष 1491 ईस्वी में राजा अजयपाल ने कीर्तिचंद पर वापस आक्रमण किया, जिसमें कीर्तिचंद बुरी तरह से हार गया। इसी जीत के साथ राजा अजयपाल की अजय यात्रा शुरू हुई। राजा अजयपाल का शासनकाल 1490 ईस्वी से 1519 ईस्वी तक बताया जाता है। 1513 ईस्वी तक राजा अजयपाल ने पहले राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और फिर देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित कर दिया था। लगभग सन 1500 ईस्वी से 1515 ईस्वी के मध्य राजा अजयपाल ने छोटे छोटे बिखरे हुए गढ़ों को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। राजा अजयपाल ने सभी गढ़पतियों को संदेश भिजवाया कि शांति से राजा अजयपाल की अधीनता स्वीकार की जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार रहें। सभी गढ़पतियों को राजा अजयपाल की शक्ति का भली भांति ज्ञान था। वह राजा अजयपाल के सामने नतमस्तक होते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करने में लग गए। किंतु उप्पूगढ़ के गढ़पति कप्पू चौहान ने राजा अजयपाल के इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। मेरा उप्पूगढ़ स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और मेरे जीते जी स्वतंत्र ही रहेगा। कोई माही का लाल इस तरह से ललकारेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी मातृभूमि की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। संदेश वाहक के द्वारा यह खबर जब राजा अजयपाल तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया और क्रोध में आकर सेनापति को आदेश दिया कि उप्पूगढ़ पर चढ़ाई करके उस घमंडी कप्पू चौहान को मेरे सामने बंदी बनाकर ले आओ। कुछ दिनों के बाद राजा अजयपाल की विशाल सेना ने रात्रि में उप्पूगढ़ के नीचे भागीरथी के तट पर डेरा डाल दिया। चांदनी रात थी। सेना की आहट कप्पू चौहान की मां ने सुनी तो खिड़की से झांक कर देखा। वह हैरान थी
आखिर इतनी बड़ी सेना किसकी है और यहाँ क्यों आई है? माँ ने कप्पू चौहान को इसकी जानकारी दी। कप्पू चौहान तो इस बात को पहले से ही जानता था। माँ ने पूछा, बेटा ये किसकी सेना है और यहाँ क्यों आई है? कप्पू चौहान ने कहा, माँ ये सेना अजय पाल की है और हमारी मातृभूमि को वह अपने अधीन करना चाहता है। माँ ममता के भाव में बोली, बेटा ये हजारों सैनिक हैं। इतनी बड़ी सेना का सामना तेरी मुट्ठी भर सेना कैसे कर पाएगी? तेरी मुट्ठी भर सेना इनके सामने कैसे टिक पाएगी? तू ऐसा कर, अजय पाल को अपना राजा मान ले, उसके अधीन हो जा, उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। राजपाट तो वैसा ही चलता रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। कप्पू ने कहा, माँ आपने मुझे हमेशा स्वाभिमान की शिक्षा दी है, मातृभूमि के प्रति कर्म और धर्म को समझाया है। मेरे लिए जैसी आप हो वैसे ही मेरी मातृभूमि भी है। मैं तुम्हें किसी के अधीन कैसे कर सकता हूँ? भरोसा रखिए, मैं आपका वीर पुत्र हूँ। माँ समझ गई, मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं शेर को सियार बनने को क्यों कह रही हूँ? माँ ने कप्पू चौहान को आशीर्वाद दिया और कहा, देवी भगवती सदैव तेरे साथ रहे झल्ली। कप्पू ने माँ को बड़े प्रेम से सुला दिया। कुछ समय बाद भागीरथी नदी में किसी वस्तु के टूटने की जोरदार आवाज आई, जिससे गढ़ में उपस्थित कप्पू चौहान की माँ और पत्नी डर गई। कप्पू गढ़ में मौजूद नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कप्पू अकेला ही युद्ध करने चला गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद कप्पू गढ़ में मुस्कुराते हुए पहुंच गया और बोला, मैंने पुल तोड़ दिया है, अब हमें युद्ध की तैयारी करने का समय मिल जाएगा। राजा अजय पाल की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने जैसे ही पुल को टूटा हुआ देखा तो उन्होंने मालू के पेड़ों को काट करके नए पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में अजय पाल की सेना ने पुल बना करके तैयार कर दिया। राजा अजय पाल की सेना नदी पार करके ऊंचे टीले पर स्थित उप्पूगढ़ की चढ़ाई करने की तैयारी करने लगी। तब तक कप्पू चौहान की मुट्ठी भर सेना काल बनकर सामने से अजय पाल की सेना पर टूट पड़ी। शौर्य और पराक्रम स्वाभिमान को नमन कर रहा था। अजय पाल की सेना मूली गाजर की तरह काटी जा रही थी। अजय पाल की विशाल सेना में भगदड़ मच गई। कप्पू चौहान अकेले ही 100 सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। अजय पाल की सेना खदेड़ी जा रही थी। जीत का सपना तो चकनाचूर हो चुका था। अजय पाल के सैनिकों को जान बचाने के लिए भी पीठ दिखाकर भागना पड़ा। अजय पाल की विशाल सेना के सैकड़ों सैनिक धराशायी हो गए थे। आक्रमणकारी सेना को उप्पूगढ़ के जाबांजों ने 15 किलोमीटर दूर खांड अठूर के खेतों तक खदेड़ दिया था। राजा अजय पाल बेहद हैरान और परेशान था। आखिर उसे ऐसे मुंह की कभी नहीं खानी पड़ी थी, क्योंकि सिराई में जिस तरह से कप्पू चौहान ने राजा अजय पाल की सेना में अपने पराक्रम से हाहाकार मचा दिया था, उसकी गूंज अजय पाल के कलेजे को काट रही थी। अजय पाल की नींद और चैन खो चुका था। एक वीर भड़ के पराक्रम ने उसको बुरी तरह से हिला दिया था। इस बीच अजय पाल ने षड्यंत्र रचा और दूसरा रास्ता अपनाया। राजा अजय पाल तांत्रिक शक्तियों का ज्ञाता था। उसने अफवाह फैलाई कि वीरता से लड़ते हुए कप्पू चौहान वीर गति को प्राप्त हो गया है। यह खबर आग की तरह फैलने लगी और 15 किलोमीटर दूर उप्पूगढ़ में गढ़ माता और गढ़ रानी को इसकी सूचना मिली। उन्होंने इस खबर को सत्य मानते हुए वीर क्षत्राणियों की परंपरा को निभाते हुए गढ़ में उपस्थित अन्य स्त्रियों के साथ पूरे गढ़ पर आग लगा दी और स्वयं भी उसी अग्नि में कूदकर आत्मदाह अथवा जौहर कर दिया। शायद यह गढ़वाल में पहला जौहर हुआ होगा। युद्ध क्षेत्र से दुश्मन सेना को पछाड़कर थका हुआ कप्पू चौहान जैसे ही गढ़ में पहुंचा तो गढ़ को आग में समाया हुआ
राख में लिपटा हुआ देखकर बुरी तरह से टूट गया। समय निकल चुका था और उप्पूगढ़ इतिहास का पहला गढ़ बन चुका था जो युद्ध तो जीता, लेकिन वहां की नारियों ने जौहर किया। उदास कप्पू चौहान के पास अब कुछ नहीं था। वो जीत कर भी हार गया था। माँ और पत्नी की आत्म शांति के लिए हिंदू परंपरा के अनुसार वह भागीरथी के तट पर गया और अपने सिर के बाल मुंडवा दिए। मान्यता है कि कप्पू चौहान के सिर पर एक चुटिया थी और उस चुटिया के रहते कप्पू चौहान को कोई हरा नहीं सकता था। उसे वरदान प्राप्त था। चुटिया कटते ही अजयपाल के सैनिकों ने कप्पू चौहान को बंदी बना दिया और भागीरथी के तट पर राजा अजयपाल के तंबू में ले गए। राजा अजयपाल बोला, कप्पू अभी भी मान जा, तेरा गढ़ फिर से संवारा जाएगा। तू वीर है, मैं तेरी वीरता का सम्मान करता हूँ, बस तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। कप्पू ने कुछ नहीं कहा। वह शोक अवस्था में था। अपनी मातृभूमि, अपने गढ़, अपनी माँ, अपनी पत्नी और अनेक स्त्रियों का इस तरह से खत्म होने का दुख और क्रोध उसकी आंखों को लाल कर रहा था। कप्पू चौहान ने अपना सिर और ऊपर उठा दिया और बोला, कोई माई का लाल नहीं है जो मेरा सिर झुका दे। राजा अजयपाल युद्ध में काफी नुकसान भुगतने के बाद परेशान था। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने कप्पू के सिर को नीचे झुकाने को कहा। जैसे ही अनेक सैनिकों ने कप्पू का सिर नीचे जमीन पर धकेला, इतने में कप्पू ने एक मुट्ठी रेत अपने मुंह में भर दी। आक्रोशित अजयपाल ने कहा, इसकी गर्दन इस तरह से काटो कि इसका सिर मेरे पैरों में आकर के पड़े। देखते हैं इसका सिर कैसे नहीं झुकता है। सैनिक ने जैसे ही तलवार का वार कप्पू की गर्दन पर किया, वैसे ही कप्पू ने अपना सिर जोरदार ढंग से झटका और मुंह का रेत राजा अजयपाल के मुंह पर थूक दिया। सिर अजयपाल के ऊपर से होते हुए और आगे जाकर गिरा। स्वाभिमान का सच्चा सिपाही एक अखंड मिसाल पेश करके शहीद हो चुका था। इस घटना से राजा अजयपाल बहुत दुखी हुआ और कप्पू चौहान की वीरता, स्वाभिमान को नम आंखों से नमन करता रहा। अजयपाल ने कप्पू चौहान का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया और मुखाग्नि भी दी। इस घटना ने राजा अजयपाल का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। राजा अजयपाल ने शस्त्र त्याग दिए और नाथ समुदाय को आजीवन स्वीकार कर लिया। इसलिए राजा अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक उसी प्रकार से राजा अजयपाल ने भी शस्त्र त्याग दिए थे और नाथ समुदाय को अपना लिया था। राजा अजयपाल के शासन काल में ही रसोलियों को भोजन बनाने का विशेष अधिकार दिया गया था। आज उप्पूगढ़ वीरान पड़ा हुआ है, जबकि उप्पूगढ़ से कुछ दूर ही टिहरी झील, डोबरा चांटी पुल और टिहरी डैम है। यदि सरकार चाहे तो कप्पू चौहान के इस गढ़ को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सकती है और क्षेत्रवासियों को इसके लिए पहल भी करनी चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक धरोहर है। इसमें अनेकों स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसका संरक्षण और संवर्धन होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबर चक्र केसी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे देख पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।